हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हमने एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा था। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे बेस्ड ऑन एरिया ऑफ सर्कल। तो मुझे लग रहा है आपको एरिया ऑफ सर्कल समझ में आया होगा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया होगा और हमने जो एग्जाम्पल्स पढ़े थे वो एग्जाम्पल्स आपने सॉल्व कर लिए होंगे खुद से। वो सभी एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए फर्दर हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल पे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या दिखे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है a copper wire when bent in the form of a square encloses an area of 484 centimeter square. If the same wire is bent in the form of a circle, find the area enclosed by it. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉपर वायर है, जब इसको क्या किया जा रहा है, स्क्वायर फॉर्म में बेंड किया जा रहा है। ये 484 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो कवर कर रहा है। मतलब समझिए कोई वायर है, ऐसे एक एल लेंथ का वायर आप एज्यूम कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया ये क्या है, एल लेंथ का वायर है कोई। अब कहा जा रहा है कि ये जो वायर है इसको जब आप स्क्वायर फॉर्म में चेंज करते हैं, स्क्वायर फॉर्म में इसको बेंड करते हैं। तो सपोज करिए कुछ आपने इस तरीके से स्क्वायर फॉर्म में बना लिया। ये आपके पास स्क्वायर है ABCD। जो आपके पास ये वायर थी, वायर से आपने क्या किया, स्क्वायर बना लिया ABCD। तो इस स्क्वायर का जो एरिया है, ये एरिया कितना है, ये है आपके पास 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फर्दर क्या कहा जा रहा है, इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय इट। मतलब अब क्या है कि अब इसी वायर को क्या किया जा रहा है, सर्कल फॉर्म में चेंज कर दिया जा रहा है। यहाँ बोल सकते हैं इसी वायर को सर्कल फॉर्म में बेंड कर दिया जा रहा है। मतलब इस तरीके से सपोज करिए आपको ये सर्कल बना दिया गया। इसका सेंटर आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। एज्यूम करें यहाँ पे O सेंटर है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बताना है कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल का एरिया क्या होगा। इस सर्कल का एरिया आपको बताना है। इस सर्कल क्या बताना है, एरिया। अब आप एक चीज जानते हैं, सर्कल का एरिया बताने के लिए आपको क्या चाहिए, रेडियस ऑफ सर्कल। और देखिए सर्कल के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है ज़्यादा, बस ये बताया गया कि सर्कल किस वायर से बना हुआ है। आप देखिए जिस वायर से ये स्क्वायर बनाया गया उसी वायर से क्या किया गया, सर्कल बनाया गया। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन है वायर, या फिर हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर जो यहाँ पे है वही लेंथ ऑफ वायर यहाँ पे है। मतलब अगर हम ये फाइंड आउट कर लें कि लेंथ ऑफ वायर कितना है, क्या फाइंड आउट कर लें, लेंथ ऑफ वायर। तो अगर हम लेंथ ऑफ वायर फाइंड आउट कर लेंगे तो हमको इस सर्कल का सरकमफ्रेंस मिल जाएगा। सर्कल का क्या मिल जाएगा, सरकमफ्रेंस मिल जाएगा। और एक बार हमको सर्कल का सरकमफ्रेंस मिला तो सर्कल के सरकमफ्रेंस की हेल्प से हम सर्कल का रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। और जैसे ही हमें सर्कल का रेडियस मिल जाएगा हम सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर देंगे। अब बात यह आती है कि सर्कल का सरकमफ्रेंस, या हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ वायर, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर। ये जो स्क्वायर शेप बना हुआ है वायर से, इसका एरिया पता है हमारे पास कितना है, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर। और जब हमको साइड ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो वही क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर होगा, क्योंकि वायर ही स्क्वायर फॉर्म में यहाँ पे बेंड किया गया है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ वायर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वायर। तो जैसे हमको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मिलेगा वैसे हमको लेंथ ऑफ वायर मिल जाएगा। एंड वंस हमको लेंथ ऑफ वायर मिला देन क्लियरली हमको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मिल जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए गिवन क्या है, गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। एज्यूम कर लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, ये है हमारे पास A सेंटीमीटर। तो अगर किसी स्क्वायर का साइड A सेंटीमीटर है तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा A स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी व्हाट, दैट इज A स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपको गिवन है कि स्क्वायर जो है, स्क्वायर का एरिया कितना है हमारे पास, ये है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं क्लियरली A स्क्वायर इज इक्वल टू 484। अब यहाँ से A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 484। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो यहाँ पे हमको A मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। और राइट साइड में अंडर रूट 484 मिल जाएगा हमको। अब हम सॉल्व करें अंडर रूट 484 को, या हम बोल सकते हैं 484 को हम लिख सकते हैं 22 इंटू 22। तो हमको क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू अंडर रूट 22 इंटू 22। एंड इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा A इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर।
मैंने प्रीवियस जब क्वेश्चंस किए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वहाँ पे हमने आपको बताया कि अंडर रूट में सेम टर्म का 2 बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हम इसको अगर अंडर रूट से बाहर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, उस टर्म को सिर्फ एक ही बार नोट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 22 इंटू 22, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको बाहर लिख रहे हैं, 2 बार मल्टीप्लिकेशन है तो इसको बाहर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट से। तो इसको जब बाहर लिखेंगे स्क्वायर रूट के बाहर, तो हम क्या लिखेंगे 22 ओनली, सिर्फ एक टर्म यहाँ पे, यहाँ से सिर्फ एक टर्म ही हम बाहर निकालेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ से हमको ए मिल गया। ए क्या है, ये हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया 22 सेंटीमीटर। अब नोट कर लीजिए पेरीमीटर स्क्वायर। तो पेरीमीटर स्क्वायर जिसको कि हम पी लिख रहे हैं, पी इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 इंटू ए। अब यहाँ से पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 22 सेंटीमीटर, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 22 सेंटीमीटर। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आप 22 इंटू 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 88। तो आप कह सकते हैं P इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। P क्या है, P है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो आपको P की वैल्यू मिल गई, ये कितना मिला आपको 88 सेंटीमीटर। फर्दर देखिए, हम एज्यूम कर लेते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या है हमारे पास R। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है R है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr। देखिए वायर को पहले स्क्वायर फॉर्म में चेंज किया गया, या स्क्वायर फॉर्म में हम बोल सकते हैं बेंड किया गया, फिर उसी वायर को सर्कल फॉर्म में बेंड किया गया। तो जो सर्कल बनाया गया है, हाँ ये आप बोल सकते हैं जिस सर्कल में बेंड किया गया है उस सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास कितना है R है। तो उसका सर्कमफ्रेंस, तो किसी भी सर्कल का अगर रेडियस R है तो उसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2πr। अब देखिए क्लियरली हमको दिख रहा है सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस, जिसको कि हमने यहाँ पे C लिखा हुआ है, C क्या है, ये पेरीमीटर की इक्वल है। अब ये पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखिए P इज इक्वल टू दैट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो P की जो वैल्यू है वो क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो कि C है उसके इक्वल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए। अब C हमारे पास कितना है, ये है 2πr, और P की वैल्यू कितनी है हमारे पास 88। तो हमको क्या मिलेगा, देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू R इज इक्वल टू 88। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए, तो R इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखिए ये 7 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 88 इंटू 7, और यहाँ पे 2 इंटू 22 न्यूमरेटर में है, तो ये यहाँ आके डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो 2 इंटू 22 यहाँ मिल गया आपको। सो R इज इक्वल टू क्या मिला 88 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए, फर्दर सॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो R क्या मिला, अभी R हमको मिला रेडियस ऑफ द सर्कल। R क्या मिला, रेडियस ऑफ द सर्कल। हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द सर्कल। क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द सर्कल। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे R की वैल्यू रख दीजिए, और पाई हमको पता है, पाई हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे 22/7 यूज करेंगे। तो हमको एरिया ऑफ सर्कल क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 22/7 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए, तो हमको एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि क्या किया आपने। देखिए सबसे पहले लेंथ ऑफ वायर फाइंड आउट किया, जिससे कि स्क्वायर बना था और सर्कल बना था। आपने कैसे फाइंड आउट किया लेंथ ऑफ वायर, विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। और लेंथ ऑफ वायर आपको मिल गया, तो आपने लेंथ ऑफ वायर को इक्वेट कर दिया किसी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल से, वहां से आपने रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट किया, एंड रेडियस ऑफ सर्कल के हेल्प से आपने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर लिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्कुलर ग्रासी प्लॉट ऑफ लैंड 42 मीटर इन डायमीटर हैज अ पाथ 3.5 मीटर वाइड running around it on the outside. Find the cost of graveling the path at ₹4 per square meter. देखिए क्या कहा जा रहा है, एक सर्कुलर ग्रासी प्लॉट है जिसका कि आपको डायमीटर गिवन है। डायमीटर कितना है 42 मीटर। अब क्या गिवन है, देखिए हैज अ पाथ 3.5 मीटर वाइड रनिंग अराउंड इट ऑन द आउटसाइड। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट ₹4 पर स्क्वायर मीटर। देखिए ये सपोज करिए आपके पास सर्कुलर ग्रासी प्लॉट है, या हम बोल सकते हैं सर्कुलर ग्रासी प्लॉट ऑफ लैंड है, जिसका कि डायमीटर कितना गिवन है 42 मीटर। अब आप क्लियरली जानते हैं कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, या हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। अब डायमीटर अगर 42 मीटर गिवन है तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 मीटर। रेडियस हो गया हमारे पास 21 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पाथ जो है, पाथ की विड्थ गिवन है, विड्थ कितना 3.5 मीटर। तो अब आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ।
सो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ द पाथ। वंस आपको एरिया ऑफ पाथ अगर मिल गया, मतलब आप एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट कर लिए, तो एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट करने के बाद आप रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कॉस्ट मिल जाए, कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग। अब एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ये जो आउटर सर्कल बन रहा है इस सर्कल का रेडियस चाहिए। क्योंकि देखिए आउटर सर्कल का रेडियस मिल जाएगा तो रेडियस के से आप आउटर सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इनर सर्कल का रेडियस है ही आपके पास, आप इनर सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो आपको ये जो पाथ है पाथ का एरिया मिल जाएगा। देखिए एक बार आपको एरिया ऑफ पाथ मिल गया तो एरिया ऑफ पाथ मिलने के बाद आप क्या करिए, रेट से मल्टीप्लाई करिए तो आपको कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ प्लॉट जिसको कि हम डी लिख रहे हैं, डी इज इक्वल टू 42 मीटर। सो यहां से रेडियस ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा, 42 डिवाइड बाई 2 मीटर, जिसको क्या आप लिख सकते हैं 21 मीटर। रेडियस ऑफ प्लॉट मिल गया आपको 21 मीटर। अब देखिए रेडियस ऑफ प्लॉट इंक्लूडिंग द पाथ, मतलब ये जो आपके पास पाथ बन गया, पाथ को इंक्लूड करने के बाद ये जो आपके पास सर्कल है इसका रेडियस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 21 मीटर। तो ये इनसाइड सर्कल का या जो हम बोल सकते हैं इनर सर्कल है इसका रेडियस है, और प्लस है हमारे पास ये विड्थ भी है 3.5 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, जो आउटर सर्कल है इसका रेडियस कितना हो जाएगा 21 प्लस 3.5 मीटर। इसको सॉल्व करिए तो हमको मिल जाएगा 24.5 मीटर। तो ये जो इनर सर्कल है इसका रेडियस हमने लिखा है स्मॉल आर से, स्मॉल आर कितना है 21 मीटर, और आउटर सर्कल का रेडियस हमारे पास क्या है कैपिटल आर, जो कि कितना है हमारे पास 24.5 मीटर। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया ऑफ पाथ। सो एरिया ऑफ पाथ जिसको कि हम यहाँ ए लिख रहे हैं, ए इज इक्वल टू क्या है, ये देखिए आउटर सर्कल का एरिया ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आउटर सर्कल के लिए रेडियस कितना है हमारे पास 24.5 मीटर, तो हो जाएगा पाई इंटू 24.5 होल स्क्वायर माइनस दिस वन इनर सर्कल का एरिया। और इनर सर्कल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, रेडियस है ही हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे रेडियस कितना है आपके पास 21 मीटर। फॉर्मूला आपके पास क्या है पाई आर स्क्वायर, वहां पे आर की वैल्यू कितनी रख देंगे हम 21 मीटर। तो ये कितना मिल जाएगा पाई इंटू 21 स्क्वायर, एंड एरिया जो है वो किस में आएगा मीटर स्क्वायर में। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए पाई यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है, तो पाई कॉमन ले लीजिए। एरिया इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा पाई इन ब्रैकेट 24.5 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है ध्यान दीजिए, अगर फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। फॉर्मूले को ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आप इसको लिख सकते हैं इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी एंड इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। आप जानते हैं इन दोनों ब्रैकेट बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन साइन। अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट ए प्लस बी। तो यहाँ पे इस बात को समझिएगा, यहाँ पे आप किस टर्म को पहले लिख रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ए प्लस बी को आप पहले लिख रहे हैं या ए माइनस बी को आप पहले लिख रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो आपने लिखा हुआ है। तो आप बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी, या आप कह सकते हैं इन वन ब्रैकेट ए माइनस बी एंड इन अनदर ब्रैकेट ए प्लस बी। अब आप देखिए इसको कंपेयर करिए, यहाँ पे देखिए आपने लिखा हुआ है 24.5 होल स्क्वायर माइनस के बाद क्या है 21 स्क्वायर। तो आप देखिए 24.5 को आप ए एज्यूम कर सकते हैं एंड 21 को आप बी एज्यूम कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा देखिए ए प्लस बी की जगह क्या लिख लेंगे 24.5 प्लस 21 एंड ए माइनस बी की जगह क्या लिख लेंगे 24.5 माइनस 21। तो आप कह सकते हैं ऐसे देखिए 24.5 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर is equals to what 24.5 plus 21 in one bracket and in another bracket 24.5 minus 21। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए तो आप कह सकते हैं एरिया A is equals to, या आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ पाथ A is equals to 22/7। ये तो पाई की वैल्यू ही यहाँ पे आप लिखेंगे, आप जानते हैं यहाँ पे आप पाई की वैल्यू क्या यूज करेंगे 22/7। सो 22/7 इंटू इसको ऐड कर दीजिए तो क्या मिलेगा 45.5 इंटू यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा 3.5। तो एरिया हो गया 22/7 इंटू 4.5 इंटू 3.5 मीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए तो एरिया इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 500.5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ पाथ आपको मिल गया, एरिया ऑफ पाथ कितना मिला 500.5 मीटर स्क्वायर।
कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग जो है वो फाइंड आउट करना है। रेट क्या है आपके पास, रेट है ₹4 पर स्क्वायर मीटर। तो आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग ये कितना हो जाएगा, ₹4 इंटू 500.5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा ₹2002। ध्यान दीजिएगा, आपने क्या किया, आपने ये जो एरिया आपको मिला था इस एरिया में रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। रेट का मतलब क्या है, देखिए 1 स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है वो है ₹4 और आपको फाइंड आउट करना है 500.5 मीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट, या हम बोल सकते हैं 505 मीटर स्क्वायर एरिया को ग्रेवलिंग करने का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। सो आपने क्या किया, सिंपली रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जो आपको एरिया मिला था। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन में आपने क्या किया, आपने आउटर सर्कल का एरिया फाइंड आउट किया, इनर सर्कल का एरिया फाइंड आउट किया और आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, डायरेक्टली लिख दिया आपने एरिया ऑफ पाथ। या आप कह सकते हैं एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट करने के लिए आपने सिंपली क्या किया, आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर दिया। जैसे ही आपको एरिया ऑफ पाथ मिल गया, एरिया ऑफ पाथ में आपने क्या किया, रेट से मल्टीप्लाई कर दिया और आपको कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD in which AB is equals to 20 centimeter and BC is equals to 14 centimeter. A semicircular portion with BC as diameter is cut off. Find the area of the remaining part. देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायग्राम बना लीजिए। देखिए डायग्राम में आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए ABCD, जिसका कि आपको डायमेंशन गिवन है, AB क्या है 20 सेंटीमीटर और BC क्या है आपके पास 14 सेंटीमीटर। अब क्या कहा गया है कि BC को डायमीटर एज्यूम करके एक सेमी सर्कुलर पोर्शन जो है वो कट कर लिया गया इस रेक्टेंगुलर पेपर से, हम बोल सकते हैं इस रेक्टेंगल ABCD से। अब ये जो पार्ट रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है इसका एरिया बताइए। देखिए कितनी आसान सी बात है, आप ये समझ रहे हैं कि रेक्टेंगल में से क्या है, ये सेमी सर्कल कट कर लिया गया तो एरिया कितना बचा। जो रिमेनिंग एरिया है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करें, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करें, उसमें से क्या करें, ये सर्कल का, ये जो हमारे पास सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दें। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करें, हम ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करें, उसमें से हम क्या करें, ये सेमी सर्कुलर जो पोर्शन है, सेमी सर्कुलर पोर्शन, इसका एरिया हम क्या करें, माइनस कर दें, तो हमको ये रिमेनिंग पार्ट का एरिया मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो कि क्या है AB, ये हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, या आप कह सकते हैं विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या आपके पास BC, ये कितना है आपके पास 14 सेंटीमीटर। सो आप कह सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम क्या लिख रहे हैं, A1 लिख रहे हैं। सो A1 इज इक्वल टू 20 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए। सो A1 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। A1 क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। फर्दर देखिए डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल हमारे पास कितना है 14 सेंटीमीटर। सो क्लियरली रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14/2 सेंटीमीटर, या इसको आप कह सकते हैं 7 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, हमको पता है रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है डायमीटर बाई 2। अब डायमीटर हमारे पास कितना है 14 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा 14/2 सेंटीमीटर, और इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियस कितना मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ सेमी सर्कल मिल गया तो एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन कट ऑफ फ्रॉम द रेक्टेंगल ABCD, ये क्या हो जाएगा, इसको हम A2 लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस की वैल्यू रख दीजिए और पाई इक्वल्स टू हमको 22/7 यूज करना है, ये हमको पता ही है क्योंकि यहाँ पे पाई की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं गिवन है। सो A2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए तो हमको A2 इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब A2 की वैल्यू हमको मिल गई। सो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, जो हमारे पास ये एरिया जो फाइंड आउट करना है, या कह सकते हैं जो पार्ट बचा है रेक्टेंगल का, जो पार्ट बचा हुआ है, हमने सेमी सर्कल तो कट कर लिया था सेमी सर्कुलर पोर्शन, तो जो पार्ट बचा हुआ है इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा A1 माइनस A2। A1 क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, माइनस A2 क्या है, एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कुलर पोर्शन। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट जिसको कि हम A लिख रहे हैं, A इज इक्वल्स टू A1 माइनस A2, वैल्यूज रख दीजिए। सो A इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 280 माइनस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो A इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 203 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका एरिया क्या मिलेगा, इसका एरिया मिलेगा 203 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। पाई इज इक्वल टू यूज करना है 3.14।
हम कह सकते हैं पाई इक्वल टू हमको 3.14 यूज करें क्योंकि यहाँ पे गिवन है। देखिए इसके पहले जब पाई की वैल्यू नहीं गिवन रहती थी, स्पेसिफिक कोई वैल्यू नहीं थी, तो हम पाई इक्वल टू 22/7 यूज करते थे। अभी यहाँ पे देखिए पाई इक्वल टू क्या यूज करना है, 3.14। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा क्लियरली हमको दिख रहा है यहाँ पे ABCD क्या है, ABCD रेक्टेंगल है। अब ये कैसे दिख रहा है, देखिए सभी एंगल यहाँ पे क्या है, सभी एंगल हमको दिख रहा है ये राइट एंगल है, ठीक है ना। ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके सभी एंगल क्या है यहाँ पे राइट एंगल है। तो ये क्या है आपके पास एक रेक्टेंगल ABCD, क्लियरली ये बात दिख रही है हमको। और यहाँ पे कहा गया एक साइड क्या है 8 सेंटीमीटर, दूसरी साइड क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, देखिए क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ये जो शेडेड पोर्शन इसका एरिया बताना है। अब हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर हम क्या करें, सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लें। सर्कल के एरिया में हम क्या करें, या हम बोल सकते हैं सर्कल के एरिया से हम क्या करें, ये रेक्टेंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर दें। सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमको एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। अच्छा एक बात और है कि ये सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए, रेडियस ऑफ सर्कल चाहिए। क्या चाहिए हमको, रेडियस ऑफ सर्कल चाहिए। अब ध्यान दीजिए क्लियरली, देखिए ये ABD ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ABD हमारे पास क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमको AB पता है और AD पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये DB फाइंड आउट कर सकते हैं। और DB का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। अब ये बात आप ऐसे समझिए कि अगर आप इस AC को ज्वाइन कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा AC को क्या करिए ज्वाइन कर दें, तो AC और DB किसी पॉइंट पे कट कर रहे हैं, सपोज करिए O पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो अब देखिए OB, OA, OD और OC ये सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं एंड डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि AO OC के इक्वल हो जाएगा और DO BO के इक्वल हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि AO इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC हो जाएगा। AO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए AO इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड हम कह सकते हैं दिस CO इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो आप लिख सकते हैं CO इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। और आप ये लिख सकते हैं DO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। इतना आप नोट कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि AC और BD ये आपस में इक्वल है, AC और BD आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं हाफ ऑफ AC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BD। अभी AC और BD आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल है। और हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में ऑलरेडी ये देखा हुआ है कि रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल्स होते हैं, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब डायगोनल्स इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल होगा। तो हम ले सकते हैं हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। मतलब यहाँ पे हाफ ऑफ AC की जगह हाफ ऑफ BD लिख सकते हैं और यहाँ पे हाफ ऑफ BD की जगह आप हाफ ऑफ AC लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं CO DO की इक्वल है, AO BO की इक्वल है। या आप कह सकते हैं CO AO DO BO ये सभी आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये सभी आपस में क्या है, इक्वल है। अब देखिए ये सभी आपस में इक्वल है, तो यहाँ से जो ये इसका B पॉइंट का डिस्टेंस है वही A पॉइंट का डिस्टेंस है, वही D का पॉइंट का डिस्टेंस है और यही C पॉइंट का डिस्टेंस है। तो अगर आप OB रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ADC इन तीनों पॉइंट से पास करेगा। तो आप क्लियरली समझ रहे हैं कि ये जो सर्कल बना हुआ है इस सर्कल का रेडियस आपके पास क्या है, ये OB है और O जो है ये क्या है, DB का मिड पॉइंट है। तो अगर हम DB फाइंड आउट कर लें तो हम आसानी से रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर लेंगे और जैसे रेडियस ऑफ सर्कल मिला एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा हमको। एरिया ऑफ सर्कल में से हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस कर देंगे तो हमको एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सब देखिए हम क्या करें, हम ये हमारे पास BD ऑलरेडी ज्वाइंट है यहाँ पे जो डायग्राम में है, तो हम क्या करें यहाँ पे एक थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप ये समझिए, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको दो साइड पता है तो थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। सो अब यहाँ पे देखिए आपके पास ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि A पॉइंट जो कि राइट एंगल है, फिर यहाँ पे B और यहाँ पे D एज्यूम कर लीजिए, या फिर जैसा आपके पास डायग्राम में गिवन है डायग्राम के अकॉर्डिंग आप ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। इस तरीके से आपके पास ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे A है, ये राइट एंगल है, ये D पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो आप समझिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए
ए राइट एंगल है तो हाइपोटेनस क्या होगा, उसके अपोजिट जो साइड है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब डीबी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, मतलब ये क्या होगा, ये ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर के इक्वल होगा। ध्यान दीजिए क्या कहा गया है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू सम ऑफ के लिए यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। हम कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, वो लेग्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन दिस ट्रायंगल ABD BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जो आपको वैल्यूज पता है वो यहाँ पे लिख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा BD स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, क्योंकि AB इज इक्वल टू 8 है 8 सेंटीमीटर और AD इज इक्वल टू क्या 6 सेंटीमीटर। सो आप कह सकते हैं BD स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36, इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो यहाँ मिल जाएगा BD इज इक्वल टू अंडर रूट 100। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो BD की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब ये कैसे आएगी, देखिए BD इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप अंडर रूट 10 इंटू 10, देखिए 100 को 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, और ये जब आप इसको बाहर लिखेंगे तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 10, और सारी वैल्यू आपके पास सेंटीमीटर में है, तो BD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब BD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया, तो डायमीटर ऑफ सर्कल, ये जो सर्कल है सर्कल का डायमीटर आपके पास क्या है, ये है BD, तो हम लिख सकते डायमीटर ऑफ सर्कल D इज इक्वल टू BD। सो आपके पास यहाँ पे D की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, तो अब आप क्या कह सकते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ सर्कल 5 सेंटीमीटर आ गया तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर लीजिए, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे A1 लिख रहे हैं, तो अब यहाँ वैल्यूज रख दीजिए, तो A1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.14 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे A1 की वैल्यू आ जाएगी 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करिए, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लीजिए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हम A2 लिख दे रहे हैं, A2 इज इक्वल टू AB इंटू AD, देखिए AB इंटू AD, क्योंकि हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको फर्दर यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए, तो AB की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर और AD की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो A2 क्या आ जाएगा 8 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से A2 की वैल्यू मिल गई हमको 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जो यहाँ पे है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है A1, सो हम क्या लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज A1 माइनस A2, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन को हम A लिख रहे हैं, A इज इक्वल टू A1 दैट इज एरिया ऑफ सर्कल एंड A2 क्या है आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या मिल गया A1 माइनस A2। फर्दर यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए, तो A इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 78.50 माइनस 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू हमको मिल जाएगी 30.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को छोड़ के जो पोर्शन है आपके पास शेडेड पोर्शन, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया कितना है 30.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि दो सर्कल्स हैं आपके पास, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है इनका रेशियो कितना है 2:3, हमको इनके एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है। अब देखिए एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमको रेडियस का रेशियो चाहिए, एक बार आपको रेडियस का रेशियो मिल गया तो आप एरिया का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एज्यूम कर लीजिए R1 R2 क्या है रेडियस ऑफ गिवन सर्कल्स, C1 C2 क्या है उनका सर्कमफ्रेंस। आप लिख सकते हैं लेट R1 R2 बी रेडियाई ऑफ टू गिवन सर्कल्स एंड C1 C2 बी देयर सर्कमफ्रेंसेस। सो C1 इज इक्वल्स टू 2 पाई R हो जाएगा 2 पाई R1 एंड C2 विल बी इक्वल्स टू 2 पाई R2। नाउ C1 is to C2 is given, that is 2:3, so we can write C1 upon C2 is equals to 2/3। यहां से देखिए C1 क्या है आपके पास 2 पाई R1 एंड C2 क्या है 2 पाई R2, तो हमको मिल जाएगा 2 पाई R1 अपॉन 2 पाई R2 इज इक्वल्स टू 2/3। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर सकते हैं आप, यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 2 पाई प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में भी प्रेजेंट है, और सभी टर्म्स में यहाँ सिर्फ मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। आपको क्या मिला R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 2/3। अब देखिए एज्यूम कर लीजिए
कि A1 और A2 क्या है, एरिया है गिवन सर्कल्स का। तो हम लिख सकते हैं A1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली भी एरियाज ऑफ गिवन टू सर्कल। सो A1 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज पाई R1 स्क्वायर एंड A2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पाई R2 स्क्वायर। सो वी कैन राइट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर। नाउ देखिए पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं आप, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, और देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में भी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का ही साइन है टर्म्स के बीच में, और यहाँ पे भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो आप कह सकते हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर। अब R1 अपॉन R2 की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे कितना है, 2/3। तो आप कहिए कि A1 अपॉन A2 कितना आएगा, ये आ जाएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2/3 होल स्क्वायर। सो A1 अपॉन A2 यहाँ से कितना हो जाएगा, 4/9, क्योंकि 2 देखिए 2/3 होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से A1 इज टू कितना, A1 इज टू A2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 इज टू A2 4:9। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि दो सर्कल जिनका सर्कमफ्रेंस का रेशियो 2:3 है, उनके एरियाज का रेशियो कितना है, 4:9। और एक चीज यहाँ आप ये भी देख रहे हैं कि उनके रेडियस का जो रेशियो है क्या है, 2:3 या 2/3। देखिए R1 अपॉन R2 क्या है, 2/3। तो आप यहां से ले सकते हैं R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 2:3। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि दो सर्कल के सर्कमफ्रेंसेस का जो रेशियो है वही रेशियो क्या होगा, उनके रेडियस का होगा, या बोल सकते हैं उनके रेडियाई का जो रेशियो होगा वही उनके सर्कमफ्रेंस का रेशियो होगा। और एरिया का रेशियो जो है वो क्या है, सर्कमफ्रेंसेस के रेशियो का स्क्वायर। मतलब जो सर्कमफ्रेंसेस का रेशियो उसका स्क्वायर जो है वो एरिया का रेशियो। मतलब देखिए इसका रेशियो सर्कमफ्रेंस का रेशियो कितना था, 2:3। सो एरिया का रेशियो कितना मिला, 4:9। और आप देख रहे हैं 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो मुझे लग रहा है आपको अभी जो एग्जांपल्स यहाँ पे बताए गए लेक्चर में वो सभी एग्जांपल्स समझ में आ गए होंगे अच्छे से। यहाँ स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल पे बेस्ड है क्वेश्चन, जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है उससे बेस्ड है। सो क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, जो हमने एग्जांपल्स बताए एग्जांपल्स आप अच्छे से समझ लीजिएगा, उस एग्जांपल्स को खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।